बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की जो मौजूदा सूरत हाल है। इस वक्त सियासी तनाजुर की बात करें, लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ की आज नौजवान तलबा और तालबात से मुलाकात और माजी और हाल के हवाले से बात करते हुए मुस्तकबिल के हवाले से, रोशन मुस्तकबिल के हवाले से, रोशन मुस्तकबिल नौजवानों से मंसूब किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम सियासी माहौल के अंदर जो कुछ हो रहा है, जहाँ पे अदम इस्तेहकाम की, मईशत की, IMF की टीम की बात करते हैं, उनका दौरा, मुलाकातें, तो कुछ मईशत पे दबाव और महसूस किया जा रहा है। क्या होने वाला है उसके पर बात की जाएगी। साथ साथ सियासी सूरत हाल पे तो यही बात की जा सकती है, ये बात नज़र आती है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। जमातों के अंदर, इत्तेहादों के अंदर, यानी कि जो इत्तेहादी हैं वो नाराज़, एक दूसरे पे शिकवे, सूबों के हवाले से बात, वफाक खामोश, शिकवे शिकायतें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असलियत है वो पोल खुल के सामने आता जा रहा है। एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था या फिर एक दूसरे के खिलाफ मुहिम जोई की सूरत हाल नज़र आ रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। दुरानी साहब, मैंने ओपनिंग में कुछ अहाता किया चीज़ों का, IMF का वक्त का दौरा भी, उसके अलावा आर्मी चीफ की काम जिसे कहते हैं ना, नौजवान तलबा और तलबा से मुलाकात, और साथ साथ जो दूसरी तरफ सियासी तनाजुर में जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो कुछ और हैं। क्या देख रहे हैं, कोई नया सिस्टम आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिस्टम तो सिस्टम एक बड़ा वसी बात है कि सिस्टम से मुराद, जैसे मौजूदा जो सिस्टम है वो तो नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं है, वो तो गैर कानूनी सिस्टम है, क्योंकि वो अवाम का मुंतखब सिस्टम नहीं है। अब अगर अवाम का मुंतखब सिस्टम आ जाए तो वो फिर नया सिस्टम उसे भी कह सकते हैं आप। या हमारे पास जो लिमिट्स हैं, पॉलिटिकल लिमिट्स, उसमें तो यही है कि वो सिस्टम आ सकता है जो आइन के अंदर मौजूद है, और आइन के अंदर मौजूद सिस्टम ये कहता है कि अवाम जिसको मुंतखब करें उसको इख्तियार दिया जाना चाहिए। अब इस वक्त जो लोग जबरदस्ती मुंतखब होके बैठे हुए हैं, उनका जो इशू है वो यही है कि अवाम को वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन वो इख्तियार छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया में हमारी भद हो रही है और हमारे पे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम उनकी परफॉर्मेंस के अंदर भी बहुत गैप्स हैं, और उन गैप्स की वजह से, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से और करप्शन की वजह से, और फिर ये है कि जो इस वक्त का हुकूमती निज़ाम, मुल्की निज़ाम तो आइन के तहत होता है, वो तो नहीं है, लेकिन जो चलता हुआ हुकूमती निज़ाम है वो पिछले 54 साल से एक ही निज़ाम चल रहा है, और वो ये दो खानदान है, उनमें से कभी एक खानदान कभी दूसरा खानदान, और अभी दोनों खानदान इस मुल्क के अवाम को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस गुलामी के लिए जरूरी होता है कि जब अपने गुलाम बनाना हो ना, गुलाम बनाने की एक रिक्वायरमेंट होती है कि गुलाम को गुर्बत दी जाती है, ताकि उस गुर्बत की वजह से वो आवाज ना उठा सके। तो वो गुर्बत जो है, इन्होंने कर्जों की शक्ल में, IMF की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, एक्सप्लॉयटेशन की शक्ल में, अपनी जायदादें बाहर बनाने की शक्ल में, मुल्क के माल को मुल्क से बाहर ले जाने की शक्ल में, उस सारी कोशिशों से इन्होंने ये किया है कि इस वक्त जो एक बच्चा पैदा भी होता है वो भी 3.25 लाख का मकरूर होता है। तो ये उनका टारगेट है जो उन्होंने अचीव किया हुआ है। इस सिस्टम को जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा और अवाम की मर्जी की हुक्मरानी हम नहीं देंगे उन लोगों को जिन्हें अवाम मुंतखब करते हैं, उस वक्त तक जो है मुल्क की सूरत हाल स्टेबल होती मुझे नजर नहीं। दुरानी साहब, यहाँ पर IMF की टीम का दौरा और उसके बाद उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात और दूसरी अहम शख्सियात और पाकिस्तान बार काउंसिल, जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, उससे मुलाकात, आपको क्या नज़र आ रहा है कि IMF को हमने कभी भी इस रूप में या इस अंदाज में लोगों से और वफूद से मिलते हुए नहीं देखा। आप समझते हैं कि अभी मईशत पे और दबाव बढ़ेगा? देखें, ये जो IMF का दौरा था, आप इसका अगर आपने बैकड्रॉप देखना है तो आप पाकिस्तान में जो इस वक्त की हुकूमत है
हम पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक जमहूरी मुल्क के तौर पे मुतारिफ है, जिसमें कि जो बना भी एक जमहूरी अमल के नतीजे में था और इस वक्त भी वहाँ जमहूरियत है, लेकिन इसके बावजूद ये वाहिद मुल्क है पूरी जमहूरी दुनिया में जिसके अंदर इसकी अपोजिशन की क़यादत और पार्टी जो है वो इस वक्त जेलों में है। यहाँ जो इंतखाबी अमल सारा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट क्या, इस वक्त पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं है और नामुकम्मल पार्लियामेंट से एक एक नकली और एक गैर आईनी तरमीम करा के पूरे मुल्क के अंदर जो है आइन को सस्पेंड कर दिया गया है 26वीं तरमीम के जरिए और इसी तरीके से अदालतों को जो है नॉन फंक्शनल कर दिया गया है और इस वक्त जो अदालतें चल रही हैं वो ऐसी चल रही हैं कि उसमें हुक्मरान खुद फैसले लिखवा रहे हैं। लेकिन दुरानी साहब, सवाल इसमें ये भी पैदा होता है कि हमारी रेटिंग जो अदलिया की थी वो इस सेटअप या इस दौर के जिसका आप जिक्र करें उससे पहले भी बहुत नीचे थी पूरी आलमी रैंकिंग में, और उस वक्त कौन सा डिस्पेंसी, या मतलब हम बात करते हैं जो खास तौर पर सहूलियात फराहम करना या इंसाफ की फरहमी, वो कितनी मुमकिन थी लोगों के लिए? ये तो चले, अब फिर ये कहा जा रहा है कि जी जजेस बढ़ जाएंगे तो लोगों के साइलिन के जो 19-19 साल 20-20 साल से केसेस पड़े थे और बाद में पता चलता था बेगुनाह थे, फांसी चढ़ जाते थे, उनको कब इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये जो पेंडेंसी का इशू है ये तो एक ऐसी लायानी सी बात है कि जिसके ऊपर बात तो की जा सकती है, हुकूमत करती भी है, लेकिन उन्हें खुद भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। देखें, आइन के अंदर अदालत का एक रोल है, उसको ओवरव्यू करने का राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप पूरा अदालती निज़ाम जो है वो इंतजामिया के हवाले कर रहे हैं? 30 साल 35 साल की जद्दोजहद के बाद इंतजामिया और अदलिया को अलहदा किया गया। आइन की रूह से अदलिया जो है वो मातहत नहीं हो सकती, उसके बावजूद अब ये कहते हैं, अब ये जो इस वक्त का जो निज़ाम है उसके बाद तो अदलिया काम ही नहीं कर रही। पाकिस्तान में तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक जो है इस वक्त मुअत्तल है और एक सिविल मार्शल लॉ इन्होंने नाफिज कर दिए। इस वक्त मुझे आइन के रेफरेंस से अगर कोई सवाल उठाना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? इसलिए, और फिर ये है कि हमारे जमाने में डोगर कोर्ट्स का तजर्बा हुआ था और वो हम बुरी तरह उसमें कामयाब नहीं हुए थे और नाकाम हुए थे। अच्छा हुआ कि नाकाम हुए। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त कोई भी मुल्क और दुनिया में IMF की जो आपने बात की, IMF कोई इनके पास जजिस के पास जो है वो कोई फाइनेंशियल मैटर समझने तो नहीं गया था। वो ये ओवरव्यू करने गए थे कि जी मुल्क के अंदर क्या अदालती निजाम फंक्शनल रह गया है या नहीं रह गया। और ये आप अभी देखें, अब EU का इशू आपके सामने आ रहा है, खड़ा हुआ है। अब आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं कि आए वजारतें ले लें और हमें जो है EU के मसले से निकालें। मतलब ये है कि ये जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, ये दुनिया के अंदर आपने अपने इकदामात के जरिए अपनी हुकूमत की तो भद उड़ाई है, मुल्क की भी भद उड़ा दी है। तो लिहाजा इस सारे अमल के नतीजे में आज हमारी सॉवरेंटी जो है वो पूरी तरह से मुतासिर हो गई है। जब पब्लिक की सॉवरेंटी और पब्लिक के हकूक हुकूमत ने मुअत्तल कर दी है और मुल्क के हकूक जो है वो पूरी दुनिया जो है वो उसके ऊपर सवालात उठा रही है। तो लिहाजा लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम अगर PTI की बात करते हैं, जो उनका दौर गुजरा उसमें कौन सी दूध की और शहद की नहरें आ गई थी, और उसके बाद बात मैंने वही कही ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जो कुछ हालात उनके खुल के सामने पोल खुलती नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ ना सिर्फ मुकल्लात बल्कि मैं कहूँगा कि सियासतें हो रही हैं, और वो जमात जो खुद को नहीं संभाल पाती, तो वो मुल्क के जो मामलात को 3-3.5 साल किया वो सामने है हमारे। देखिए आप, एक तो तरीका ये है कि ये फैसला करना मैं और आप अपने हाथ में ले लें कि जी कौन सही हुकूमत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, या ये इख्तियार जो है ये हम किसी इदारे के हवाले कर दें कि जी वो फैसला करे, सही करे नहीं करे। अगर आपने आइन की रूह से चलना है तो आइन की रूह से ये फैसले करने का हक जो है वो सिर्फ अवाम के पास, और अवाम जो फैसला करेंगे वो आपको तस्लीम करना होगा। और अगर आप अवाम के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे तो आप जो भी निज़ाम बनाएंगे उसके बारे में आप कितना भी, अब PTI वाले अगर ठीक नहीं करेंगे, पिछली दफा जब उनकी हुकूमत थी उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ गिर गई? 30%।
इसलिए आपने अपने इकदामात के अब 8 फरवरी के इलेक्शंस को आपने पब्लिक वोट को आपने उसका हक नहीं दिया वोट का। इसकी वजह से मुल्क के अंदर साहब चाइना कह रहा है, तमाम दोस्त ममालिक कह रहे हैं, यूरोप कह रहा है, IMF कह रहा है कि भाई आपने आवाम को अगर उनका हक नहीं दिया तो आपका मुल्क नहीं चलेगा। एट द सेम टाइम सब आपसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन के जरिए मुल्क को आगे चलाएं। लेकिन हम अगर हतमियत के अगर हुकूमत कहेगी जी कि इनका पिछला दौर गलत था तो इसलिए आप इन्हें हुकूमत का Who the hell you are? क्या आप हुकूमत ये फैसला करेगी कौन हुकूमत करेगी कौन हुकूमत नहीं तो करेगी? शिकवे शिकायतें जो शिकवे शिकायतें इत्तेहादियों के दरमियान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बात कर रहा हूं, और जो कुछ हम देख रहे हैं आज भी सारा दिन स्क्रीन के ऊपर जो बयानात तर्जुमान दे रहे थे, कल के हमारे प्रोग्राम में कादिर मंदुखिल ने भी खुल के ये बात की, तो आपको क्या लगता है कि कुछ नया मतलब इत्तेहाद बन जाएगा नया? कोई इत्तेहाद नया कोई नहीं बनना। देखें जी, इस वक्त एक अवाम का इत्तेहाद है जो अपोजिशन है और एक हुकूमत का इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी और नून जो है कोई ये कहीं एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं और ये जो कुछ इस वक्त हुआ है, जितने लोगों ने 26वीं तरमीम को पास करने में किरदार अदा किया है वो सब हुकूमत का हिस्सा है और वो हुकूमत में ही रहे और उनके पास ना बाहर जाने का रास्ता है ना अंदर आने का रास्ता है क्योंकि आवाम में वो जा नहीं सकते। लिहाजा इस वक्त ये जितने भी ड्रामे होते हैं जिसमें कि जी हम जा रहे हैं हम आ रहे हैं, वो मजीद एक दूसरे से मजीद अख्तियारात की छीनी झपटी के कोशिशें हैं जो इनकी जारी रहेंगी और जारी हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके नतीजे के अंदर ये जो बैठे हुए हुक्मरान है इनकी हुकूमत कहीं हिलेगी। इनकी हुकूमत चूंकि है ही नहीं, उसको क्या इनका आपस का लड़ना हिलाएगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। चीज तो ये है जब फॉर्म 47 की हुकूमत जाएगी और फॉर्म 45 की आएगी तब दुनिया आपको एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी मुल्क तस्लीम करेगी और तब आपकी सॉवरेंटी जो है वो रिस्टोर होगी। इसी के लिए मुल्क के अंदर जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं उनको इकट्ठा होके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को लाना चाहिए और जो कब्जा ग्रुप और ये जो सिविल मार्शल लॉ और जो अवाम के हकूक मुअत्तल करके जो लोग अवाम की गर्दन पर उनका खून चूसने के लिए सवार हो चुके हुए हैं उनको उनका कोई राइट नहीं है। ठीक हो गया। उनके खिलाफ थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमने लेना यहाँ पे वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आपसे होती है मुलाकात वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें दानियाल अजीज साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर, स्काइप पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? दानियाल साहब, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल और हर जमात के बाद हमने बात की कि हर शाख पे उल्लू बैठा है और अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दोनों जमातें जो इत्तेहाद में हैं, हुकूमत चला रही हैं, उनमें इख्तिलाफात। आज का दिन अगर हम देखें तो तर्जुमानों के बयानात चल रहे थे, एक दूसरे पर वार किया जा रहा था, इल्जामात लग रहे थे। दूसरे PTI के अंदर अंदरूनी खलफशार जो है और अंदरूनी इख्तिलाफात जो है वो भी पोल खुल के सामने आ गया। कोई मुक्के मार रहा है एक दूसरे को, कोई पार्टी छोड़ रहा है, नारे लगवा रहा है, सियासतें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें क्या ऐसी क्वालिटी है कि जो मुल्क की बागदौड़ संभाल के इसकी सिमत को तयन कर सके, मईशत को कर सके, जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और सिमत बिल्कुल सीधी नहीं हो रही है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 5 प्लान राइज हैं। यानी एक IMF का प्लान चल ही रहा था, उसके ऊपर एक और प्लान जो है उड़ान का डाल दिया। अभी उड़ान का प्लान हम सोच ही रहे थे कि इसमें क्या है, तो उसके साथ साथ फिर ये स्टीवन डेक्लन वाला प्लान प्राइम मिनिस्टर साहब की वेबसाइट पे आ गया। अभी उसके बारे में सोच रहे थे तो वर्ल्ड बैंक का प्लान आ गया। अभी वर्ल्ड बैंक का प्लान हम देख रहे थे तो SIFC ने अपना प्लान बता दिया। तो इस वक्त 5 प्लान राइज हैं, किसी में किसी के साथ कोई ताल्लुक और वाबत नहीं है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, टोटल कंफ्यूजन है। और IMF का रिव्यू आ रहा है मार्च के पहले हफ्ते में, एक आ चुका है गवर्नेंस के हवाले से। वो अब क्या गुल खिलाते हैं वो देखते हैं। और जो IMF वाला है उसमें तो बहुत सारे हदफ ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए और वो बड़े अहम हदफ हैं। तो जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ IMF का सितंबर में, तो अगले महीने अक्टूबर में इमरजेंसी वो टीम आई और उन्होंने बताया कि जिस तरह से आप ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, ये आप ना समझे कि हमने
کوئی نرمی دکھانی ہے. تو اب دیکھتے ہیں, میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو حکومت نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے بیچنے کے لیے. کیا وہ حکومت کے ساتھ نرمی برتے ہیں یا نہیں برتے, وہ وقت بتائے گا. تو جو حالیہ دورہ ابھی ہم نے دیکھا جس میں چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہوئی اور پاکستان بار یعنی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور ملاقات ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی پریورٹیز کیا ہیں؟ مزید ہم تیار ہو جائیں, سیلریڈ لوگ ہیں یا جو عام آدمی ہے اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہو جائے گا؟ جی, اس میں واضح طور پر جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں ایک دفعہ نہیں بار بار انہوں نے بتایا کہ جو گریڈ 17 سے لے کے 22 تک جو گزیٹڈ آفسر ہیں سول بیوروکریسی کے اور پاکستان کی انتظامیہ کے, ان کو اپنے ایسٹ سٹیٹمنٹ دائر کرنے ہوں گے جیسے ایم این اے ایم پی ایس کو کرنے پڑتے ہیں, سینیٹرز کو کرنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ملی جو ان میں نہیں ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی. اب وہ دینے سے ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں, قاصر ہیں اس بات سے. ابھی سنا ہے کہ لا کی امینڈمنٹ میں کوئی ڈیفینیشن چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح کی سوچیں ہیں, یعنی وہ کرنا نہیں چاہتے. لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو آ کے بتائے کہ آپ کی صحت کا راز یہ ہے کہ آپ اس طرح سے صبح ورزش کریں, کھانا صحیح کھائیں, تو آپ جو ہے صرف میٹھائی کھاتے رہے اور ورزش نہ کریں تو پھر آپ کی صحت کا کیا حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. یہی پاکستان کا حال ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت ایس آئی ایف سی کی آپ نے بات کی, گرین انیشیٹو کی بات کی, اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان معیشت کی بہتری کے لیے ہمارے جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے, سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹس کو. لیکن دوسری طرف رسپانس ہمیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈائریکشنز بالکل چینج ہیں, تو اس میں ہمیں حل کیا نظر آتا ہے کہ ہم اس کے لیے کون سی ٹیم سلیکٹ کریں یا کون سی ٹیم ایسی ہو جو کہ اس کی باغ دوڑ سنبھالے گی؟ پاکستان تحریک انصاف اگر سیاسی جماعت کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کی کہانی تو سامنے آ چکی ہے. جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی کسی قسم کا فارمولا نہیں ہے. یہ کھوکھلے نعرے کہ جی ہم کوئی غلام ہے اور یہ کہ جی ریاست مدینہ بنا دیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا بتا دیں. اگر ریاست مدینہ میں ایف بی آر تھا تو ایف بی آر میں کیا ترجیحات لانا چاہتے ہیں یہ؟ اگر عدلیہ کا نظام سینکڑوں لاکھوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں تو اس میں پھر ریاست مدینہ میں کیا ہونا تھا ان کے بارے میں؟ اگر بجلی کے بل جو ہیں وہ پورے خطے میں سب سے مہنگے ہیں تو ریاست مدینہ میں کیا کرنا تھا ان کے بارے میں؟ تو اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے, بس کھوکھلے نعرے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو کو پرائم منسٹر بنائیں تاکہ جلدی, پاکستان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, تاکہ جلدی ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے, ہم آگے چلیں, کوئی ڈنگ کی سوچ کر سکیں, کوئی پختہ اقدامات سوچیں. ہم یہ کھوکھلے نعروں پہ کتنی دیر چلے گا کام؟ تو جو پہلے بنایا تھا اس کا خمیازہ تو ابھی تک بھگت رہے ہیں نا, جو آئی ایم ایف کی سختیاں اور جو کنڈیشنز آئیں تو اس کے بعد ہی آئیں جن کو وائلیٹ کیا گیا تھا. بالکل, صرف یہ نہیں ہے بلکہ اور زیادہ میں سنگین سمجھتا ہوں کہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے. یہ جو مہنگائی کا ریلا ہے, جب اللہ جنت نصیب کرے ارشد شریف صاحب زندہ تھے, آر وائی پہ پروگرام کرتے تھے, اس وقت میں ماتم کر رہا تھا کہ مہنگائی کا ایسا ریلا آ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی پاکستان کے ہوش اڑ جائیں گے, اور وہی ہوا. لیکن ان کو پتا تھا اس وقت, جب مجھے پتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ لیکن اس وقت ان کو فکر یہ تھی کہ انہوں نے خود کیبنٹ میٹنگ میں کہتے تھے عمران خان صاحب کہ اگر 6 ماہ میں ہماری کارکردگی درست نہ ہوئی تو ہمیں فارغ کر دیا جائے گا. تو کارکردگی تو درست نہیں ہوئی اور پھر فارغ بھی کر دیا گیا. تو اب اتنی ناراضگی کس بات کی؟ جس گھوڑے پہ آپ چڑھ کے آئے تھے اسی گھوڑے پہ آپ چلے گئے. تو حقیقت تو یہ ہے. تو یہ ہواؤں کے رخ بدلنے کی بات ابھی پھر ہو رہی ہے اور ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا, ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی سیٹ اپ نیا بننے کو ہے, جو کہ ہم کافی عرصے سے سنتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد ایسی بات نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو لایا جائے گا؟ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہوگا یا کچھ اور ایسی چیز ہوگی جو کہ ملک کی معیشت کی باغ ڈور سنبھالے اور 3-4 سال 5 سال اس پر کو عمل درآمد کر کے اس کو ایک اسٹرینتھن پوزیشن پہ لے کر آئے؟ دیکھیں جی, میں بار بار کہتا رہا ہوں اور آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین تک میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب تک سے آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے, کوئی سمت ہی نہیں ہے, تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کون سی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے؟ ایک زمانہ تھا, میرے ایک پھپھا جان تھے, انہوں نے نئی ہانڈا اکورڈ گاڑی لی اور سرگودا سے ہم نکلے ایک شادی اٹینڈ کر کے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ بڑے ہی دھیرے دھیرے چلا رہے تھے گاڑی کو. تو راستہ پوچھ رہے تھے میرے والد صاحب سے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اگلی سیٹ پہ. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ راستے کی کیا فرق پڑتے ہیں, اس سپیڈ پہ آپ جدھر مرضی چلے جائیں, ہم نے کون سا کہیں پہنچنا ہے. یہی حال پاکستان کا.
अच्छा, लेकिन दानियाल साहब जब बात आती है, हम देखें जो एफर्ट्स इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो कर रहे हैं, आज भी नौजवानों के साथ उनकी गुफ्तगू थी, उन्होंने मुस्तकबिल को उनसे मंसूब किया, रोशन मुस्तकबिल को। हम एक साइड को तो वर्किंग पे देख रहे हैं, हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उनकी कोशिशों को भी देख रहे हैं, मईशत की बहाली के लिए उनकी कोशिशों को देख रहे हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट यानी कि जिसको हम सियासत और सियासतदान और हुकूमत की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपस में इख्तलाफात इतने आ चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान के आज भी स्क्रीन्स के ऊपर हमने देखा कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ही चल रही थी। तो फिर इस हालात में आप क्या मुस्तकबिल बनाएंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बजाते खुद मेरा ज़ाती ये ख्याल है, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ट्रेंड हूँ कि जो ये ज़राअत के बारे में फोकस लाया है SIFC ने और अफवाज पाकिस्तान ने, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद आपको ये पता नहीं है, उनको भी शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट बनती है। यानी अगर आप 1 रुपया ज़राअत में इन्वेस्ट करें तो 8 नौकरियां बनती हैं। अगर आप 1 रुपया इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें तो उसमें 8 बनती हैं नौकरियां, यानी 8 टाइम्स डिफरेंस है, फर्क है। तो इसमें पाकिस्तान लार्जेस्ट इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपाशी के ज़ेरे तहत जो जमीन है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है, लेकिन हमने कभी एग्रीकल्चर को फोकस नहीं किया, कभी उसको तरजीह नहीं दी। और उन हालात की वजह से जब पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल में पहुंचता है तो पिछले साल आपने देखा 6.1% ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर ने दे के पूरे मुल्क को सहारा दिया। और उसके नतीजे में क्या किया कि गंदम की कीमत ही नहीं दी और अब एग्रीकल्चर जो है बिल्कुल गिर गया है। तो इस साल पहले जो अशरा है उसमें 0.92 यानी 1% से कम ग्रोथ आई है, जो कि शायद सिर्फ कोविड के दौर में ऐसा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के हालात में अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी तरजीह एग्रीकल्चर है और दूसरी तरफ आप काश्तकार को ज़िबा कर देते हैं, उसको वादा कर करके महीना दर महीना, और फिर जब टाइम आता है उसको पैसे देने के आप भाग जाते हैं, आप धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, तो ये तो फिर नतीजा आपके सामने है। फिर लोगों ने नहीं रिस्पॉन्ड किया। ठीक है दानियाल साहब, एक आखिरी अहम सवाल है और उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मईशत के अंदर इशारियों की बात करें, स्टेबिलिटी तो हमने देखी, एक जो डेंजर जोन से हम निकलने की बात कर रहे थे उससे तो हम निकले, लेकिन एक सस्टेनेबल पॉलिसी की हमें ज़रूरत है। और सस्टेनेबल पॉलिसी, आप तो इसके ऊपर बड़ा काम भी करते रहे, आप समझते हैं कि सस्टेनेबल पॉलिसी जो है उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट लोग जो हैं उनके लिए हमें कैबिनेट के अंदर भी और दूसरे इदारों के ऊपर सरबराहों की भी ज़रूरत होगी? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ जो कि अगस्त, जो इस माली साल में अगस्त से पहले हुआ, बल्कि मई से शुरू था 2024 से। और ऐलान हो गया कि जनाब 14 अगस्त को ये नया प्लान अनाउंस हो रहा है मईशत के बारे में, और फिर 14 अगस्त को वो अनाउंस ही नहीं हुआ और वो उलट जो है वो डार साहब को भेज दिया गया, जो कि बजाते खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री से उन पे बैन लगा हुआ है। अगर वाकई ये 20वीं मईशत बन रही थी 2018 में या 2017 में और लंदन से बयान देते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े कमालात थे, तो फिर तो लाजमी डार साहब को लगाना चाहिए था फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि हम दोबारा 20वीं मईशत बनते। लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ ना, तो फिर कोई दाल में कुछ काला है ना। तो वो प्लान जो है वो भेज दिया डार साहब को। उन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने वो उस पर बैठे रहे। फाइनली क्या हुआ कि उस प्लान का नाम जिक्र भी खत्म हो गया और एक नया प्लान यूरैन के नाम से, अगर आप अंग्रेजी के अखबारों में पढ़े तो यूरैन बनता है उड़ान। तो वाकई पंजाबी में कहते हैं हर बार के 2 महीने पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया उस प्लान ने। उसमें प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज ही नहीं है, जो आज तक हमें पूरा 1 साल हुकूमत बताती रही कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, और हमने प्राइवेटाइजेशन के जरिए बिजली ठीक करनी है और प्राइवेटाइजेशन के जरिए ये महकमों में जो लॉसेस हो रहे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में वो ठीक करने हैं। और पूरे आप 5 साल का प्लान देते हैं और उसमें प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज ही नहीं है। तो फिर ये जो कंफ्यूजन है, ये जो पागलपन की टकरें हम मार रहे हैं, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, वो पीआईए को करने की कोशिश की थी ना, पीआईए को कोशिश कर रहे थे ना, और अभी भी कह रहे हैं कि करेंगे फौरन। वो तो डार साहब ने फेल करवा दी। फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कमेटी का चेयर करे, और ऐसी ऐसी शर्तें उन्होंने रख दी बीच में जिसमें वो सारे कहते रहे बिडर्स जो थे, और फाइनली वो भागे और एक रियल एस्टेट कंपनी रह गई बेचारी। फिर जो असल नीयत थी इनकी, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने पंजाब से बयान दे दिया कि जी फिर पंजाब ही खरीद लेता है। असल बात तो ये वो खुद चाहते थे। सही।
बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दी, अपनी आरा से हमें आगाह किया। हमने नाज़रीन आगे अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ना है, मैं लेता हूं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में, तीसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बचर साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। खुशामदीद कहते हैं बचर साहब आपको हम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, हमने 2-3 प्रोग्रामों में आपसे बार बार कहा इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ जैसे कह सकते हैं ना कि सियासत की जा रही है, लेग पुलिंग मौजूद है जमात में। आप बड़ा मीठे अंदाज में आपने हमें 2-3 चीज़ों को आपने कहा कि जी उनके ज़ाती मामलात भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन अब तो चीज़ें पोल खुल गई, अब तो सामने, अब तो मुक्कालात तक बात पहुंच गई, अब तो नारे और जिसे कहते हैं पार्टी से निकालने वाली पोजीशन, शेर अफजल मरवत वाला भी अगर आप देखें, अली अमीन गंडापुर का एक ग्रुप अलग नजर आता है, फिर केपीके के अंदर कुछ और नजर आता है। पंजाब बिल्कुल साइलेंट है, पंजाब के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्योंकि साइलेंट है तो पता ही नहीं चल रहा। आप क्या समझते हैं कि ये वही वाली बात आती है ना कि सियासी माहौल के अंदर, जमातों के अंदर तो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है जैसे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? जी आसिम भाई, असल में बात यह है कि जो सियासी जमातें होती हैं ना, जो उनके अपने अपने माहौल होते हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मखसूस हालात से गुजर रही है सर, ये कभी भी कोई सियासी जमात को इसका सामना नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक, और मैं ये समझता हूँ कि मैं दाद दूंगा इनके वर्कर्स से लेके इनके लीडर्स तक खड़े हैं लोग। देखिए इतनी बड़ी सियासी जमात है, अब आपस में कुछ छोटी मोटी ये चीजें होती हैं, डेफिनेटली कुछ वाकयात ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, और वो वाकया भी जो पिछले दिनों हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, जो अडाला जेल में हुआ, ज्यादती हुई है। तो लेकिन बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को हर आदमी देख रहा है और उसमें दिलचस्पी ले रहा है, इसलिए हमारे वाकयात नोटिस हो रहे हैं। नहीं तो आप खुद देखें ना जी कि नवाज शरीफ जब सदर बनाया गया, शहबाज शरीफ की जगह खबर ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था। 2 दिन बाद उसी घंटे हर चैनल पे खबर चली, अगले घंटे किसी को पता ही नहीं था। इस हद तक तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि ये जो लास्ट जो वाकया हुआ है वो बिल्कुल ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह डिटरमिन के साथ खड़े हैं, तो वो मैं वर्कर्स के अलावा क़यादत की बात कर रहा हूँ। क़यादत कहीं नज़र ही नहीं आती, कभी वो केपीके से एंटर हो जाती है, कभी फिर उसके अंदर इख्तलाफात नज़र आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। बात वहीं पे आ रही है कि बाकी आपने खुद मिसाल दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत के हवाले से, कोई रद्द-ए-अमल उस तरह नहीं आया। घरों के अंदर बैठ के बात ज़रूर होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि शायद उनमें इख्तलाफात ना हो, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आई है, मैं तो उसकी बात करूं जनाब कि जिस तरह शेर अफजल मरवत ने सवाबी जलसे में उन्होंने कहा मेहमान अदाकार के तौर पे मैं शामिल था, नारे भी लगवाए गए, उसके बाद मजबूरन उनको निकलवाया गया। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा का बयान जो था उसको देख लें आप, फिर जो आपकी सोशल मीडिया में गुफ्तगू है अली अमीन गंडापुर की चंद यूट्यूबर्स के लिए, चंद अपने लोगों के लिए, तो ये तमाम चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, इस पर ये हम नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस माहौल में गुजर रही है, ये माहौल इतना उसके लिए तंग और घुटन ज़दा माहौल बना दिया गया है। जब एक जमात के पास मैंडेट हो, एक जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरी हो, उसके बावजूद क्या आप उनसे उसके निशान छीन लें, आप उनके कैंडिडेट्स को मारें, उनके पकड़ के उनके कैंडिडेट्स को जेलों में डाल दें, हल्कों में दाखिल होने दें, उनके प्रपोजल स्कैंडल को आप पकड़ के और पेश न होने दें अदालतों में, उनके घरों पे हमले करें, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ी बातें हैं। इस दौर में अगर कोई थोड़े बहुत वाकयात जो हुए हैं वो कोई इस किस्म के गैर मामूली वाकयात तो हैं, इनकी क्या जहनी सेहत पे ही असरअंदाज हो गए हैं? आप ये कहना चाहते हैं जो लीडरान हैं उनकी जो इस वक्त की जो अमल है वो यही साबित कर रहा है? फिर इसका मतलब है मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं इसको कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा, कुछ जहनी सेहत की बात। पंजाबी की देखिए सर जी, पंजाबी की मिसाल है ना वो, बल्कि मिसाल नहीं, मुनीर नियाजी का शेर, कुछ उंजवियां रावा औखियां सन कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, तो फिर तो हम डेफिनेटली मरण का शौक। देखिए
रामा भी बिल्कुल औखियन है और मरना मरना शौक भी है। शौक इस वजह से है कि जो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं उनके आगे तो आसिम साहब मरना ही मरना है सर ना। नहीं वो अब एक वो वो सियासी वो उस इधर उस लिहाज से मजदर नहीं है। मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि चलो वो तो ओखिया रवा आपने बयान किया, शिकवा कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर से आपस में लड़ाई और एक दस्तो ग्रेबा मुकालात चल रही है उस पे तो मैंने कहा आपस में मरने का शौक खुद पैदा हो गया आपको। नहीं, ये जो उस वक्त ये बात ऐसी नहीं है। असल में बात ये आसिम साहब के इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के तहत हर चीज जो है ये घूम रही है एक खान साहब के साथ, क्योंकि लोग डायरेक्ट अब इमरान खान के साथ हैं। यानी तो दरमियान ये में से लीडरशिप अगर माइनस, हमारी ये सारे माइनस मैं अर्ज मैं अर्ज करता हूँ, ठीक अगर है। हम दरमियान में देखिए, मैं बैठा हूँ, मैं एक दिन भी हल्के में नहीं गया। मैंने हल्के में ना जाके भी लाख से ऊपर एमपीए के वोट लिए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो वोट मेरा है। वोट इमरान खान का है। निशान भी नहीं था, लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट दे दिए। हमें जितने भी वोट मिले हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स जीत के आए, सब इमरान खान के वोट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाकयात है ये ठीक है, आप इसकी बात जो कर रहे हैं, बट इमरान खान और अवाम इस वक्त डायरेक्ट है, और जिसको इमरान खान जिस पे हाथ रख देंगे वो लीडर बन जाएगा, जिसको इमरान खान इग्नोर करेंगे वो घर बैठ जाएगा। आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितनी पार्टीज निकली। तो फिर तो ये हुआ ना और बचर साहब के धड़ेबंदी है और जो जाके कान भरता है दूसरे के खिलाफ, क्योंकि उनको तो ग्राउंड रियलिटीज का इल्म नहीं है शायद, तो वो फैसला आ जाता है और फिर एक ग्रुप जो है वो अलग मुतारिक हो जाता है। जी, खान साहब को हमसे ज्यादा पता है। मैं आसिम ये भी आपको अर्ज कर दूं, खान साहब बिल्कुल अवेयरनेस है उनको, और ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि खान साहब को कोई जो बात कहे उसकी बात मान लेते हैं। खान साहब पंजाब असेंबली के बारे में मुझसे फीडबैक लेते हैं। खान साहब हर उस एंगल से देखते हैं जो कि एक सियासी लीडर को देखना चाहिए। देखिए, अर्ज ये है कि अगर खान साहब इतने कमजोर फैसले कर रहे होते तो जमात आज ये वाहिद जमात है जिसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं तोड़ सकी। आप क्यों नहीं इस बात को क्यों नहीं याद रखते कि इस जमात में से 4 जमातें निकली और निकाल के उन जमातों का वो हाल हुआ कि उनके कैंडिडेट्स 8वें नंबर पे आए। मुझे उनके सरबराह 5वें नंबर पे आए। ये वाहिद जमात है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान और उनकी बीवी और उनकी घरेलू खवातीन जो हैं उन पे पर्चे हुए, वो सब डटे हुए हैं, इसलिए लोग उनके साथ खड़ा हो गया। तो ये छोटे छोटे वाकयात हैं, ये होते रहते हैं। डेफिनेटली मैं इसको जस्टिफाई फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा, बट इससे पार्टी की सेहत पे, इमरान खान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, क्योंकि इमरान खान आपने बानी पीटीआई का तो जिक्र किया कि उनकी सेहत पे या वर्कर की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। मैं एक लिहाज से ये बात आपकी मान लेता हूं, लेकिन जो पार्टी का स्ट्रक्चर है या तंजीमी ढांचा है उसके अंदर कमजोरी नजर आ रही है। वो एक अलमिया जरूर हो सकता है, क्योंकि जमात इंटैक्ट करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। आपका सैफुल्लाह नियाजी साहब जैसे लोगों ने इसको इंटैक्ट करने के लिए जितनी कोशिशें की, जब कोई आपका लीडर दस्तयाब नहीं था, शेर अफजल मरवत आ गया और उन्होंने लीड किया, तो इंटैक्ट तो मुतहरिक रखना तो एक ज़रूरी होता है, और उसका फ़र्ज के मुताबिक जो कायदीन होते हैं क़यादत के अलावा, सरबराह के अलावा, उनका काम होता है। जब वो आपस में तफरके का शिकार हैं तो मेरे ख्याल से किसी चीज़ की कामयाबी किस तरह आप देख सकेंगे सामने? मैं आसिम रजा साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं कि मैं दोबारा यही रिपीट करूंगा कि इतने मखसूस हालात में कोई और जमात होती, आपको याद होगा जब 1999 वाला कू हुआ था तो पूरी जमात काफ में चली गई थी, 17 सीटें बच गई थी। 2/3 मेजॉरिटी लेने वाली 97 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने 2/3 मेजॉरिटी ली थी, और 2002 में उसके पास टोटल 17 सीटें थी, और एस्टेब्लिशमेंट का इतना ज्यादा बोझ भी उन पे नहीं था। उनके लीडर वगैरह डील डूल करके चले गए। अब आप खुद देखें कि इतने उनके निशान भी नहीं वापस लिए गए, उनके कैंडिडेट्स को पकड़ा भी नहीं गया, और कुछ जेल में दौरान इलेक्शन नहीं डाला गया। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काजी फायज ईसा की अदालत ने, इस इलेक्शन कमीशन ने किया,
उसके बावजूद आप देखें कि लोग किस तरह इमरान खान के साथ खड़ा तो हुआ बच्चर साहब और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। खत हमने देखे कि खतूत का सिलसिला शुरू हुआ, बानी खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ को, जिन्होंने कहा हमें तो मिला ही नहीं, अगर मिला भी तो वजीर आजम को दिया जाएगा। मुज़ाकरात बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि बीच में छोड़ के चले गए आप लोगों की जमात, और मुज़ाकरात का वही नतीजा हुआ जो हमने प्रेडिक्ट किया था। तो ये तमाम मामला तो फिर इस तरह ही रहेंगे, तो फिर मामला कहीं जाके ऊंट करवट बैठता नजर नहीं आएगा हमें। देखें, वो प्रोडिक्ट तो शायद आपके प्रोग्राम में आसिम रजा साहब मैंने भी किया था कि बाख्तियार मुज़ाकरात। उस वक्त आप मुझसे पूछते थे बाख्तियार से क्या आपकी मुराद क्या है। मैं ये अर्ज करता था कि बाख्तियार से मेरी मुराद ये है कि जो बाख्तियार लोग हैं वो जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन वो मर्जी और मंशा की जब बात आती है तो इसमें हमारे पास भी कोई फ्लेक्सिबल पॉइंट होना चाहिए ना, कि जहां पे हम कुछ 2 कदम पीछे हटें और दूसरे भी फिर उसको देखते हुए कुछ आगे बढ़े। जब बाख्तियार लोग बात करेंगे तो वो तो बात की बात है ना जी। उसके बाद आप देख लें कि इन्होंने अब हम तहरीक का जो ऐलान कर रहे हैं, हमारी तो इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद हम आ रहे हैं। हम तहरीक अपना फंडामेंटल राइट के लिए हम सियासी जमातों के पुरअमन तहरीक होती हैं हम वो चला रहे हैं और हम अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका देखिए, इनके पास कोई अख्तियार नहीं है। जो जमहूरी हुकूमत होती है उसके पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसके पास सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है और उसके बाद मॉरल सपोर्ट होती है अवाम की। वो तो इनके पास है ही नहीं। तो ये क्या फैसले करेंगे मुझे बताएं। इनकी तरजीहात क्या है? इनकी तरजीहात यही है कि इंटरनेशनल एजेंसी ने इनको कर दिया 233 से 216 नंबर पे ये आ गए। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है 7% महंगाई बढ़ गई। अगर आप खुद देखें, क्या 17 लाख लोग पिछले 2 सालों में बाहर नहीं गए? क्या उससे लेकिन बच्चे साहब, हम अगर IMF की टीम आती है उसको खतूत लिखें, डोजियर्स पहुंचाना शुरू कर दें अपने ही मुल्क के खिलाफ, हम चीज़ें उनके साथ शेयर करें कि जी यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। मैं ये चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिए कि क्या इसको हम मुल्क के खिलाफ एक साजिश नहीं कहेंगे? देखिए, बुलडोजियर के बारे में मैं आपको अर्ज कर दूं, कोई मुल्क के खिलाफ नहीं है। वो तो कम से कम हम ये आपको अर्ज कर रहे हैं कि बात ये है कि ये देखिए कि मुल्क के हालात किस तरह बताए जा रहे हैं। खतूत जो खान साहब ने लिखे उसमें उन्होंने मुल्क के हालात बताए। खुला खत क्या होता है? एक कंफ्यूजन ये बड़ा अजीब सा है कि खान साहब ने कोई पता लिख के तो नहीं भेजना था। खान साहब ने खुला खत लिखा है, वो सारी दुनिया ने पढ़ा है, सारे पाकिस्तान उस खुले खत को पढ़ रहा है। आपके पास भी वो खत है, मेरे पास भी वो खत है। वो खत को बंद लिफाफे में किसी पते पे नहीं गया। उसकी जो आखिरी खत की 5 शिके हैं उसमें से कौन सी गलत है मुझे बताएं। सकूत ढाका के बाद पहली दफा हमारे साथ ये हो रहा है। जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी नहीं हो तो रहा। हम अपनी कमजोरियों की बात अगर करें भी, बिलफर्ज आपने जो इसको कमजोरियों की बात की है, लेकिन बात वही आती है कि जैसे ट्रंप के ऊपर शादियाने बज रहे थे, जैसे हमारा यूनियन काउंसिल का कोई काउंसलर खड़ा हुआ था इलेक्शन में, अब मोदी के साथ जो उनकी मुलाकात है उसको आपने देख लिया, और जो डोनाल्ड लू की जगह भारतीय निजात उन्होंने अपना बंदा रखा है उसके बयानात को देख लिया, तो फिर तो हम यही कहेंगे ना कि हुनराम ही, मतलब हम अपने मुल्क के खिलाफ कमजोरी जाहिर करेंगे तो दुश्मन जो है वो तो फिर और हैवी होके या और ताकतवर होके हम पे वार करता है। देखिए, बात यह है कि ट्रंप के जो शादियाने बजाए गए या ट्रंप के बारे में जो बात की, हमारा तो पहले दिन से ये की नैरेटिव था कि वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों का नैरेटिव ये था कि उन्होंने ये बात उधर की, हमने इधर से कोई बात नहीं की, ना को हमारी से। ये तो खुद जो हमारे मुखालिफिन है वो खुद अपने तय पे ये आपके बहुत सारे रहनुमाओं की ट्वीटें और बहुत सारा कुछ चल रहा था ग्रेनेल के हवाले से और बहुत कुछ हमने देखा था। लेकिन खैर चले, आपके जो वहां पे मौजूद लोग थे उनकी कैंपेन थी। मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इस पर डिटेल गुफ्तगू हो सकती है, इस पर पूरा सब्जेक्ट है, इस पर बात हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे पूरा घंटा मुझे, जी बिल्कुल, पूरा घंटा आसिम साहब, नेक्स्ट वीक हम इस पे इंशाल्लाह आपसे इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करूंगा। मैं चाहूंगा आप सबसे इजाजत। बहुत शुक्रिया बचर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मैं चाहूंगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।